हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। कल हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ा था और ऐसे ही हम साइंस की और पॉलिटी की भी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे साथ में ही। तो आप लोग प्लीज़ रुकिए मत, साथ में कंटिन्यू करेंगे तो इससे ये रहेगा कि आप साथ साथ में एक एक चैप्टर पढ़ते रहेंगे। और आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देखिए, अगर आप इस टॉपिक को समझ गए ना, तो आपके जो क्वेश्चंस इस पे आते हैं प्रीलिम्स में, आते ही हैं अक्षांश और देशांतर पे। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसको जब आप समझेंगे तभी आप जो क्वेश्चंस हैं उनको कर पाएंगे। बिना समझे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। आपको दोबारा अगर आप सालों साल भी नहीं पढ़ेंगे और आप एक बार फिर कहीं पढ़ लेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर अभी नहीं समझे तो फिर ये समझ लीजिए, एक बार अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई तो फिर नहीं समझ पाएंगे आप। फिर कन्फ्यूजन आपकी मतलब फिर ठीक ही हो पाए बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए बिना कन्फ्यूजन क्रिएट किए एक बार अच्छे से कंसंट्रेट होकर के समझ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप ग्लोब, अक्षांश और देशांतर जो है दिखाएं, अक्षांश और देशांतर, इनको आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। और अगर वो नहीं कर रहे तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए क्योंकि इस टाइम कोरोना बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा कि जो है पृथ्वी गोला मतलब एकदम गोल नहीं है। वो ऊपर से थोड़ा सा ये मतलब हल्का सा, जैसे कि आप एक गुब्बारा लीजिए ना, गुब्बारा को हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दीजिए, तो जो ऊपर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जब आप हल्का सा दबाएंगे तो बीच में से एक हल्का सा उभार आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस पृथ्वी हमारी वैसी ही है, एकदम गोल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं। पृथ्वी में दो चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए। अब जैसे कि आप जो है गोला बना ली, मतलब ये पृथ्वी मान के चलिए, पृथ्वी ये मान लीजिए। अब ये सोचिए कि यहाँ पे आप इंडिया कहाँ से बताएंगे। मतलब ऐसा थोड़ी कि ये इंडिया है या ये पाकिस्तान है, ये रसिया है, ये अमेरिका है। इसके लिए एक कुछ ना कुछ तो पैरामीटर रहे होगा ना, कि तभी पता चला होगा कि ये अमेरिका है और ये इतना इसका डिग्री है और इतना चांस पे है, इतना देशांतर पे है, ये रसिया है, ये इंडिया है, और तभी तो पता चला होगा ना। तो वो सब कैसे पता चला है, आज उन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए, अगर आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे दो रेखाएं हैं। ठीक है, एक ये ऐसे ही पड़ी पड़ी, इसको मतलब पड़ी पड़ी बोलते हैं, और ये खड़ी 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 रेखाएं और वो पड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, तो इनको हम समझेंगे कि ये रेखाएं क्या होती हैं और इनको इनके माध्यम से हम किसी जगह पर किसी जगह का पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम एक सुई को ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होता है, जैसे कि ये ग्लोब है, जैसे कि देखिए ये ग्लोब है, ये जो है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये देखिए झुका हुआ है हल्का सा। झुकी हुई अवस्था में जो होता है इसको हम अक्ष बोलते हैं। ऊपर जो है ना, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ग्लोब को आप कभी अगर ऐसे घुमाते हैं इधर की तरफ, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, तो आप गलत घुमा रहे हैं। जब भी आपको देखनी है, सही चीज़ें देखनी है, वो राइट लेफ्ट टू राइट घुमाएं। वो सही डायरेक्शन होता है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जो अर्थ है ना वो घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। अब यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि क्या ये जो पृथ्वी है, जैसे कि आप ये बताते हैं कि इस पे ये रेखाएं हैं, तो क्या वो सच में है। नहीं, ऐसी कोई भी रेखाएं सच में नहीं है। ठीक है, ये छांस रेखाएं हो गई, ये देशांतर रेखाएं हो गई, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो ऐसी कोई भी रेखाएं जो है वो पृथ्वी पे नहीं है, ये सारी रेखाएं जो है ना ये काल्पनिक हैं। इवन जो ग्रीनविच रेखा भी निकलती है ना,
ग्रीनविच रेखा जो लंदन के वेधशाला से निकलती है, वो भी सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, सिर्फ एक पैरामीटर है किसी भी जगह को जानने या उस जगह का मापन करने के लिए, ठीक है, कि इसकी लोकेशन क्या है, उसको जो है अक्षांश और देशांतर दोनों में डिवाइड करके उसके साथ देखते हैं। उसके बाद एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। वो कौन सी है? वो मेडिटेरेनियन मतलब इक्वेटर जो है, विषुवत रेखा जिसको हम बोलते हैं, ये मिड के देख लीजिए, ये जो है ये विषुवत रेखा, ये दो ग्लोब को ना बराबर भागों में बांटती है, जैसे कि आधा ऊपर और आधा नीचे, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये मतलब क्या नाम, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये कोई मतलब ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, ये रियल में ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ पृथ्वी को डिवाइड करने के लिए बनाई गई हैं। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये जो रेखाएं, जैसे मैंने बोला बड़ी बड़ी रेखाएं, इनसे आप समझ जाएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। फिर क्या है? विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त जो है ना, ये शून्य अंश है, मतलब ये शून्य अंश है, और ये जो है ना ये 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ऐसे ही नीचे भी 20 डिग्री है और 40 डिग्री है, ठीक है। विषुवत रेखा जो है उसका जो मान है वो क्या है? 0 डिग्री। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का चौथाई है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री, ठीक है। ठीक है, किस कोई वृत्त है तो उसका मापन क्या होता है? 360 डिग्री, ठीक है। और अगर 1/4 निकालेंगे तो 90 डिग्री, और इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। देखो कैसे दर्शाता है, ये हो गया पूरा डिवाइड, ये पूरा कितना हो? 360 डिग्री हो गया, और ये डिवाइड हो गया पूरा 1/4 पार्ट में, ठीक है, जैसा कि हम बताया। तो एक पार्ट कितने का होगा? 90 डिग्री, एक पार्ट 90 डिग्री का होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉर्थ पोल है ये क्या है? 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री अंश जो है दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव, और 90 डिग्री अंश है उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव। ध्रुव मतलब समझ रहे हैं? उत्तरी, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, समझ रहे हैं? यही है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर, मतलब विषुवत वृत्त ये है ना, ये देखिए, जो जितनी भी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जितनी भी रेखाएं ऊपर है ना, वो उनको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये रेखाएं हैं, ठीक है, ये दक्षिणी अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखते हैं, ठीक है। उत्तर, जैसे जब भी मान लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 23.5 डिग्री लिखा है, इसमें क्या लिखा है? उत्तर लिखा है, और 23.5 डिग्री नीचे लिखा है, देखो दक्षिण लिखा है। द और उ ये ना शॉर्ट फॉर्म है इनकी। तो उत्तर, ये हम जब भी लिखेंगे, जब भी किताब कॉपी कहीं भी लिखते हैं ना, तो वहाँ पे 23.5 डिग्री नहीं लिखना है, सिर्फ 23.5 डिग्री उत्तर लिखना है। लिखने का सही तरीका यही है। अब जैसे कि अगर अब इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उदाहरण के लिए मान लीजिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में जो है बेलो होरिजोंटे, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं 20 डिग्री पे, ठीक है। लेकिन इसमें नॉर्थ और साउथ नहीं दिया है, तो मतलब ये है कि एक स्थान पे स्थित है अभी, मतलब नंबर जो है 20 डिग्री उस जगह पे स्थित है, लेकिन जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टे है वो क्या है? 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ठीक है। नंबर एक है, अंश एक है, लेकिन नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर और बेलो हॉरिजेंटे जो है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। देखिए चित्र जो है 2.2, मतलब आप इससे समझ सकते हैं, यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे 20 डिग्री ऊपर अगर हो जाएगा तो वो उत्तर हो जाएगा, और 20 डिग्री दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे बेली हॉरिजॉन्टे मतलब ब्राज़ील का एक क्षेत्र है। उसके बाद अब समानांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हम पढ़ते हैं क्या होती हैं। विषुवत वृत्त का मान क्या होता है? 0। उत्तरी ध्रुव का मान क्या होता है? 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का भी मान 90 डिग्री होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी 4 ऐसी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं, जो कि हम जानेंगे। वो आपको मैप में ही मैं बता देता हूँ। देखिए ये समानांतर रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ पे है?
ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, एक हो गई। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में, दो हो गई। उसके बाद फिर हम जानेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री ही दक्षिणी ध्रुव। तो चार जो रेखाएं हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है। देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार ठीक सर के ऊपर आता है, दोपहर में जो है सर के ऊपर, ठीक सर के ऊपर आता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। मतलब जैसे कि अब आप देख लीजिए, इन्होंने ये एक तरीके से टार्च का दिखाया है। जैसे कि ये पृथ्वी, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये पृथ्वी है, ठीक है, हमारा सूर्य एक जगह पे स्थित है, वो नहीं घूम रहा है, ठीक है, वो नहीं घूमता है, सिर्फ हमारी पृथ्वी अपने ध्रुव पे और पृथ्वी के चारों ओर घूमती है ये, ठीक है, ये ऐसे 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 घूम रही है इधर। तो अब अगर सूर्य निश्चित है तो सूर्य तो नहीं मतलब इधर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन पृथ्वी जब घूमती है ना तो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ हल्का झुकती है, ठीक, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ हल्का झुकती है, मतलब जैसे कि ऊपर की तरफ वो बढ़ती है और नीचे झुकती है। ये होता है पूरे साल में दो बार, धीरे 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 होता है, मतलब ये नहीं कि ऐसे और फट से झुक गई या ऊपर चल फट से निकल गई, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन कितना झुकती है, तो 23.5 डिग्री नीचे तक झुकती है और 23.5 डिग्री ही ऊपर झुकती है। तो जो ये जो मतलब दोपहर का जो सीन है ना, कि जैसे कि ठीक सर के ऊपर जो आ जाता है, तो ये सिर्फ इस क्षेत्र से लेकर के इस क्षेत्र के बीच में ही होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो बस इतनी ही दूरी में जो है मतलब वो एंगल बनाती हैं कि जिससे कि ठीक सर के ऊपर आपका सूर्य होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा ना, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो किरणें हैं ना उसकी मतलब तिरछी पहुँचती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किरणें जब तिरछी पहुँचती हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है डायरेक्ट हेड पे जो सूर्य नहीं पहुंच पाता, उसकी किरणें जो है डायरेक्ट सूर्य जो है वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ 23.5 डिग्री ही झुकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं झुकती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद में फिर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कर्क रेखा देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के अलावा जो सूर्य है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होगा। और जैसे और फिर ध्रुव की तरफ, जिससे क्या होता है, ध्रुव की तरफ जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, वो चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच क्षेत्र का जो तापमान रहता है वो मध्यम रहता है। वहाँ पे कभी भी इतनी गर्मी नहीं होती जितना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है, ठीक है, इसलिए उनको ना शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब वहाँ पे शीत जो है अपेक्षा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र की अपेक्षा वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे गर्मी नहीं होती है। फिर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव कहाँ है, कैसे है देख लो। ये जो है ना उत्तरी ध्रुव वृत्त हो जाता है ये, ठीक है, पूरा यहाँ पे ये देख लीजिए, ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया ये, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये उत्तरी ध्रुव हो गया, समझ गए। उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या है। उसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो क्षितिज है, क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, मतलब यहाँ की सूर्य की किरणें इतना नहीं पहुँच पाती हैं कि इस क्षेत्र को गर्म कर पाएँ, ठीक है, इसलिए ये क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाते हैं, ठीक है। मतलब सबसे जो ठंडा क्षेत्र है वो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है और उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब आपने क्या अक्षांश तो पढ़ लिया कि अक्षांश क्या होते हैं, ठीक है, अक्षांश ऐसे ऐसे इसमें जो आप ऊपर रेखाएं देख रहे थे वो अक्षांश हैं। अब देशांतर क्या है, ये देशांतर रेखा है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन में पढ़ते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ठीक है। जैसे कि अब आपको आगे हम समझाते हैं।
पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। उन तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। जैसे कि देखिए, इनके और इनके बीच की दूरी यहाँ पे कितनी है, ज़्यादा है, लेकिन जब ये ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनकी जो वो है, क्या बोलते हैं, जो इनके बीच का स्पेस है वो क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। देखिए, इनकी जो लंबाई है वो समान है। ठीक है, हर जगह इक्वल है। इनकी जो लंबाई मतलब नॉर्थ से साउथ पोल की है वो हर जगह इक्वल है। इतनी जो लंबाई इनकी इतनी है, वही लंबाई इनकी इतनी भी है। ठीक है, तो इनकी जो लंबाई है वो समान है। अब क्या होता है कि जैसे कि ये रेखाएं, इनकी लंबाई समान नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये छोटा हो गया, ठीक, यहाँ पे ये बड़ा हो गया। तो अक्षांश की जो रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान नहीं है, देशांतरी जो रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो हम करेंगे कि जब तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, मतलब फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा पॉइंट बनाते हैं जहाँ से एक रेखा निकालते हैं। ठीक है, जहाँ से सभी क्षेत्र जो है एक बराबर डिवाइड हो जाए, मतलब बराबर भागों में बट जाएं। तो इन्होंने सिर्फ मुख्य संख्याओं को व्यक्त करना कठिन था तब, तो इन्होंने क्या किया, एक रेखा को खींचा जो कि ग्रीनविच, मतलब इसको ग्रीनिच है, जो कि ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से निकलती है और वहाँ से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यामोत्तर मतलब एक मिड रेखा, जैसे कि ये प्रमुख यामोत्तर है, यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच ली गई। अब इसी को आधार मान करके ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक, अब यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। देखिए, ये मेन रेखा है, इसी को मान के हम ये सारी रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, तो अब 180 डिग्री इधर पूर्व और 180 डिग्री इधर पश्चिम जो है हम मतलब स्टार्ट करेंगे मापने के लिए। तो इसलिए किसी स्थान को देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं, मतलब पू डॉट और प डॉट। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम जो ना एक ही जगह पे मिलती हैं। तो सिंपल सी बात है, एक ही जगह पे 100 पश्चिम 100 पश्चिम और पूर्व दोनों एक ही जगह पे ही मिलेंगी। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के बने ग्रिड को देखो। ये पूरा जो ग्रिड है वो कह रहे हैं आप इस ग्रिड को देखिए। ठीक है, उसके बाद में ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर से बने ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर असम में जो धुबरी है वो 26 डिग्री उत्तर की तरफ है और अक्षांश में, और 90 डिग्री पूर्व की तरफ है देशांतर में, तो उत्तर, देखिए उत्तर ये हो गया ना इधर साइड में कहीं। ठीक है, और क्या हो गया 90 डिग्री देशांतर में, तो देशांतर 90 डिग्री कौन सी रेखा होगी, ये देखिए 60 है, अब मान के चलिए ये 90 है, तो ये हो गया यहाँ पे, मान लीजिए कि क्या हुआ, इस बिंदु पे जहाँ मिल रही है ये 26 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री रेखा हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, असम का धुबरी है। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हो उसमें वो कुछ डिजिट्स देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बम गिराना है तो आपको एक तरीके से वो डिजिट देते हैं कि 23 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ या 60 डिग्री नॉर्थ साउथ ऐसे करके देते हैं ना। तो वो जो होता है एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है इसी की तरह। जैसे कि इसमें इन्होंने बताया है कि 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व, तो ऐसे ही वो लोकेशन देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है ये ग्रीनविच रेखा निकली है, ये ग्रीनविच रेखा निकली है डॉट डॉट करके इंग्लैंड में ये। ठीक है, उसी के आधार पर जो है हम डिवाइड करते हैं पूरी जगहों को। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि देशांतर और समय ये क्या होते हैं। देखो, समय को मापने का सबसे अच्छा जो साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। ठीक है, देखिए पर डे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, स्थानीय समय का जो अनुमान है सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से पहले लगाया जाता था। पुराने ज़माने का जो ये टेक्नोलॉजी है ये पुराने ज़माने की है, लेकिन उसी को ये टेक्नोलॉजी बहुत ही
बेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो हमारी परछाई होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो इसी को समय बना करके हम लोग टाइम जाना करते थे तब के टाइम में कि हाँ अब दोपहर हो गया है या अब शाम होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तब के टाइम को जानते थे। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर जो रेखा है, यामोत ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, ग्रीनविच अगर जो जाने ना, ग्रीनविच मतलब मेन, यहाँ पे अगर यामोत्तर पर ना सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा ना, उस समय यामोत्तर पर जो मतलब इस रेखा पर जितने भी देश हैं, जितने भी रेखा या देशों को काटते हुए जाती है, सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में हैं, ग्रीनविच से पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। इसीलिए जब देखिए लंदन में मान लीजिए 2 बज गए हैं, ठीक है, तो भारत में कितना बजता है, 7:30, क्योंकि हमारा जो डिवीजन है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब इसको एक गणना कर लेते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री, और 4 मिनट में वो कितना घूमेगी, 1 डिग्री। तो मतलब 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है वो, 4 मिनट। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होता है 1 घंटा आगे। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, 15 डिग्री का मतलब 15×60, 60 मिनट। अतः ग्रीनविच से समय से 1 घंटा आगे वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, अगर ग्रीनविच पे 12 बजा होगा तब। ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री आगे है वो, इसलिए अगर मान लीजिए वो पीछे होगा 15 डिग्री, तो मान के चलिए कि अगर पश्चिम में है तो वो 1 डिग्री 1 घंटा पीछे होगा, मतलब वहाँ पे 11 बजा होगा। और अगर मान के चलिए कि जब इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा, मध्य रात्रि होगी, मतलब उसका पूरा ऑपोजिट होगा, मतलब पूरा 12 घंटे वो पीछे होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से को मतलब 4 से, तो पूरा एग्जैक्ट वही लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, किसी भी समय पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, समझ गए ना, ये जो हम समझा रहे थे कि भाई 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो अब अगर 15 डिग्री पता करना है, जैसे कि हमारा जो है 5.5 घंटे आगे है, तो कैसे है, देखिए जो ग्रीनविच वेधशाला है वो 0 है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, 82.5 डिग्री 1/2, मतलब 82 सही, 1/2 जो है ये इतना जो है आगे है। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5.5 घंटे निकल के आएगा। ठीक है, तो वही 5.5 घंटे हम ऐड कर लेते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं। अब अगर कहीं जो है सूर्य उच्चतम मतलब एकदम बिंदु पर है दोपहर में, उस समय 12 बज रहे हैं, तो इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय का स्थानीय समय होगा। देखिए हर जगह का अपना अपना जो समय है ना वो एक स्थानीय समय है। वो ये नहीं हो सकता है कि अगर मतलब कि मतलब देखिए सभी का जो अपना स्थानीय समय होता है वो सही होता है। अगर ये अगर आप कहेंगे कि भारत में जो 5 बज रहे हैं और अमेरिका में 6 बज रहे हैं तो गलत टाइम है, नहीं, वहाँ के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग वो सही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसा डिवाइड ही किया गया है अर्थ को कि आप उसी के अकॉर्डिंग अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल। देखिए भारत में भी एक ऐसा ही सिस्टम है। देखिए भारत में क्या होता है, गुजरात के द्वारिका, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। देखिए यामोत्तर का मतलब समझ रहे हैं, वो रेखा जो कि मतलब देश में जो मतलब वहाँ निकलती है, ग्रीनविच रेखा को मान के मानी गई थी, वही रेखा 82.5 डिग्री पूर्व की ओर। ठीक है, वो रेखा हमारे, इसको मानक रेखा हम मानते हैं जो हमारे देश से गुजरती है। तो इसी को पूरे देश में एक मानक समय मान लिया गया है। ठीक है, इसी को पूरे देश में मानक समय मान लिया गया है। करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है
कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग रात्रि में आज नहीं सोएंगे क्योंकि भारत और इंग्लैंड का मैच है। जैसे हमने आपको भी बताया था ना कि ये 2 बजे मैच है, या 2 बजे अगर आप जागते हैं तो यहाँ 7:30 बजे। वो यहाँ पे समझाना यही चाह रहा है कि अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो भारत में कितना बज रहा होगा, तो 7:30 बज रहा होगा। ठीक है। और भारत क्यों क्यों बज रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो भारत के ग्रीनविच के पूर्व जो है ना, ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री पर भारत स्थित, 82.5 डिग्री पर जो है भारत स्थित है। इसलिए यहाँ का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे होगा। अभी हमने आपको इसको बताया था। इसलिए जब लंदन में 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जैसे कि रशिया है। वहाँ पे 11 मानक समय है। ठीक है, 11 मानक समय रशिया में मनाए गए हैं। अमेरिका भी मान सकते हैं, वहाँ पे उतना नहीं है लेकिन हाँ कुछ है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। देखिए, मतलब पृथ्वी को ना 24 घंटे, जब अब तो 24 घंटे में दिन और रात होता है हर जगह। ठीक है, मतलब 24 घंटे का दिन हर जगह होता है। तो जो भी देशांतर रेखाएं हैं उनको 15-15 डिग्री डिवाइड, मतलब डिग्री में बांटा गया है। ठीक है, 15-15 डिग्री जो क्षेत्र को घेरता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक आप सबको समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, वहाँ पे मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के इसको समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो जो था आई थिंक लंबा हो गया होगा, तो इसलिए आप इसको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप एक जगह को अच्छे से बार बार उस चीज़ को पढ़ करके और अपने चीज़ को रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं शाम को।